सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आज अपना टॉपिक रहेगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति पार्ट 2। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कर रहे थे उसका दूसरा हिस्सा हम करेंगे और हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति में करना है 5+3+3+4 का फॉर्मूला। और ये 5+3+3+4 का फॉर्मूला है क्या, वो देखें अब आप। ठीक है, तो 5+3+3+4, 5+3+3+4। अगर पूछा जाए कि इस फॉर्मूले को किस शिक्षा के साथ जोड़ा जाता है, तो इस फॉर्मूले को जोड़ा जाएगा स्कूली शिक्षा के साथ। किस शिक्षा के साथ जोड़ा जाएगा? स्कूली शिक्षा के साथ जोड़ा जाएगा। कक्षा 12 तक, आंगनबाड़ी से लेकर के प्री प्राइमरी से लेकर के कक्षा 12 तक इस फॉर्मूले को जोड़ा जाएगा। जो 5 है ये फाउंडेशन स्तर है। जो 5 लिखा है 5 वर्ष की शिक्षा है, वो फाउंडेशन से संबंधित रहेगी। और ये आयु 3 से लेकर के 8 वर्ष तक रहेगी। फाउंडेशन स्तर रहेगा, आयु 3 से 8 तक रहेगी। 3 से 6 तक तो बच्चों को किसमें शिक्षा दी जाएगी? आंगनबाड़ी केंद्रों में। हमने आरटी की धारा 11 में भी लिखा था, पढ़ा था ये चीजें। तो 3 से 6 तक के लिए तो आंगनबाड़ी केंद्र हो जाएंगे, और 6 से 8 तक है वो नर्सरी है, पहली दूसरी क्लास है, उनसे संबंधित रहेगी। जो ये +3 है, 3 का अर्थ है ये प्राथमिक स्तर से है। आयु कितनी रहेगी? 8 से 11 वर्ष, 8 से 11 वर्ष रहेगी, और कक्षा 3 से 5 रहेगी। एक डायग्राम के माध्यम से इसको अपने पूरा समझ लेंगे। आयु तो कितनी रहेगी? 6 से 8 वर्ष 5 वाले में। जो +3 है ये 8 से 11 वर्ष की हो जाएगी। ये जो +3 है ये 11 से 14 वर्ष की हो जाएगी। 11 से 14 वर्ष, और कक्षा 6 से 8 हो जाएगी। और ये अंतिम जो 4 है ये 14 से 18 वर्ष हो जाएगी, और कक्षा 9 से 12 हो जाएगी। ठीक है, तो फाउंडेशन स्तर में देखें कौन कौन सा है। एक तो लिखेंगे स्तर, दूसरा लिखेंगे आयु, और तीसरा लिखेंगे कक्षा। ये लो, स्तर, आयु और कक्षा। पहला कौन सा देखें? जो 5 है, 5 है ये फाउंडेशन स्तर है। ये कौन सा है? फाउंडेशन स्तर है। और फाउंडेशन स्तर की आयु कितनी रहेगी? आयु रहेगी 3 से 8 वर्ष, जिसे 2 भागों में बांटा जाएगा। एक तो रहेगा 3 से 6 वर्ष के लिए, और दूसरा रहेगा 6 से 8 वर्ष के लिए। इसमें कौन कौन सी कक्षा रहेगी? इसमें आंगनबाड़ी कक्षाएं रहेंगी। आंगनबाड़ी, और आंगनबाड़ी का नाम है वो मार्च 2017 से 31 मार्च 2017 से आंगनबाड़ी केंद्रों का नाम है वो आंगनबाड़ी पाठशाला रख दिया गया। और 6 से 8 तक इसमें प्री प्राइमरी कक्षा 1 व 2 शामिल हो जाएंगे। प्री प्राइमरी, नर्सरी या कक्षा 1 व 2 को शामिल किया जाएगा। दूसरा फिर अपना आता है 3, इसकी आयु रहेगी 8 से 11 वर्ष। ये प्राथमिक स्तर है, वो फाउंडेशन स्टेज था, फाउंडेशन स्तर था, ये प्राथमिक स्तर है। इसकी आयु कितनी रहेगी? 8 से 11 वर्ष इसकी आयु रहेगी। और कक्षा कहां से कहां तक रहेगी? 3 से 5 कक्षा रहेगी ये, 3 से 5 तक। उसके बाद में फिर 3 आता है। 3 है ये मध्य स्तर है, मध्य स्तर। इसकी आयु कितनी रहेगी? 11 से 14 वर्ष रहेगी। और कक्षा कौन सी रहेगी? 6 से 8 रहेगी। कक्षा रहेगी 6 से 8। और फिर आता है अंतिम स्तर। उच्च स्तर भी कह सकते हैं और अंतिम स्तर भी कह सकते हैं। ये कितना है? 4 वर्ष के लिए रहेगा। अंतिम स्तर देखें, अंतिम स्तर ये कहां से कहां तक रहेगी? 14 से 18। ये रहेगी 14 से 18 वर्ष आयु, और कक्षा रहेगी 9 से 12। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा अपना 5+3+3+4 का फॉर्मूला। सीधा भी पूछा जाता है, पूछा जा सकता है कि 5+3+3 का फॉर्मूला किसकी देन है? तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020
5+3+3 के फार्मूले को किस शिक्षा के साथ जोड़ा जा सकता है? तो विद्यालय शिक्षा या स्कूली शिक्षा के साथ जोड़ा जा सकता है। नोट करें, फिर आगे चलेंगे। उसके बाद देखें बस्ते के लिए क्या लिखा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बस्ते के लिए, बस्ता स्कूल बैग के लिए क्या लिखा गया है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मानती है कि प्री प्राइमरी कक्षाओं में बच्चों को बस्ता ले जाने की आवश्यकता नहीं है। प्री प्राइमरी कक्षाओं में बच्चों को बस्ता ले जाने की आवश्यकता नहीं है। कक्षा 1 से लेकर के 10 तक के जितने भी बच्चे हैं, जो बच्चा जिस कक्षा में पढ़ रहा है, उस बच्चे के बस्ते का वजन है वो बच्चे के वजन का 10% से अधिक नहीं हो सकता। 1 से 10 तक की कक्षाओं में बस्ते का वजन बालक के वजन का 10% से अधिक नहीं हो सकता। तीसरी, 1 से लेकर के 12 तक, कक्षा 1 से लेकर के 12 तक महीने में 10 दिन बस्ता स्कूल में नहीं लाना है। बच्चा है वो स्वयं गतिविधियों के आधार पर, स्वयं क्रियाकलापों के आधार पर सीखेगा। जैसे भी राजस्थान सरकार ने नो बैग डे शुरू कर दिया प्रत्येक शनिवार को, और प्रत्येक शनिवार की थीम है वो अलग रख दी गई। तो वही व्यवस्था है ये एनईपी 2020 की देन है। बस्ते का वजन भी बताया एनईपी 2020 में कि पहली कक्षा में बस्ते का वजन है वो 1.6 किलो से लेकर के 2.2 किलो तक हो सकता है। 1.6 से 2.2। जो 5वीं कक्षा है, 5वीं कक्षा के बस्ते का वजन है वो 1.7 से लेकर के 2.5 तक हो सकता है। 9वीं कक्षा में बस्ते का वजन है वो 2.5 किलो से लेकर के 4.5 किलो तक हो सकता है। और 12वीं कक्षा में बस्ते का वजन है वो 3.5 किलो से लेकर के 5 किलो तक हो सकता है। तो बस्ते में लिखे क्या कुछ है। प्री प्राइमरी में, प्री प्राइमरी में बस्ता अनिवार्य नहीं। प्री प्राइमरी में बस्ता अनिवार्य नहीं, पहली बात। दूसरा देखें, कक्षा 1 से 12 तक, कक्षा 1 से 12 तक महीने में, महीने में 10 दिन बस्ता स्कूल में लाना अनिवार्य नहीं। बस्ता स्कूल में लाना अनिवार्य नहीं। बस्ता स्कूल में लाना अनिवार्य नहीं। 1 से 10 तक, कक्षा 1 से 10 तक बस्ते का वजन बालक के वजन का 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। बालक के वजन का 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। बस्ते के वजन की बात की जाए तो कक्षा 1 में 1.6 से 2.2 किलो ये वजन है। कक्षा 5 में 1.7 से 2.5 किलो, 1.7 से 2.5 किलो। कक्षा 9 में 2.5 से 4.5 किलो, और कक्षा 12 में 3.5 से 5 किलो, 3.5 से 5 किलो। ये बस्ते के लिए लिखा गया है एनईपी 2020 में। नोट करें,
उसके अलावा कुछ और गतिविधियां हैं, जैसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया। आरटी के लिए क्या बोला गया है, अध्यापकों के लिए क्या बोला गया है, अध्यापक विद्यार्थी अनुपात कितना है, वो चीजें भी हमें करनी है। चले आगे। उसके बाद आता है शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय नई शिक्षा नीति 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम है वो शिक्षा मंत्रालय कर दिया। कब से किया गया, तो 17 अगस्त 2020 से। तो नई शिक्षा नीति 2020 में 17 अगस्त 2020 से मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम है वो रखा गया है शिक्षा मंत्रालय। देखें, नई शिक्षा नीति 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का, MHRD, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर 17 अगस्त 2020 को 17 अगस्त 2020 को शिक्षा मंत्रालय किया। शिक्षा मंत्रालय किया गया। उसके बाद देखें, आरटी 2009 के लिए क्या लिखा गया है, आरटीई 2009 का संबंध था वो कक्षा 1 से 8 तक था और आयु 6 से 14 तक था। एनईपी 2020 में आरटी 2009 का संबंध है वो बढ़ाना चाहते हैं, कक्षा 1 से 12 तक करना चाहते हैं और आयु 6 से 18 तक करना चाहते हैं। तो आरटी 2009 में एनईपी क्या परिवर्तन करना चाहती है, यह परिवर्तन करना चाहती है एक तो आयु का, आयु कहां से कहां तक, 6 से 18 तक, और कक्षा कहां से कहां तक, कक्षा 1 से 8 तक, 1 से 12 तक ये आयु रहेगी। नोट करें। उसके बाद देखें, शिक्षा की बात की जाए तो एनईपी 2005 का मानना है कि कक्षा 5 तक बालक को शिक्षा है वो मातृभाषा में, स्थानीय भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में दी जानी चाहिए। बालक को अपनी भाषाओं के साथ साथ विदेशी भाषाओं का ज्ञान भी देना चाहिए। बालक को सामान्य शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा भी प्रदान की जानी चाहिए। उसके बाद है अध्यापक विद्यार्थी अनुपात। तो एनईपी 2020 में अध्यापक विद्यार्थी जो सामान्य अनुपात है वो 1:30 है, लेकिन ऐसे विद्यालय जिनमें सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से वंचित बालकों की संख्या अधिक है वहां अध्यापक विद्यार्थी अनुपात 1:25 रहेगा। दोबारा देखें, शिक्षा के लिए कि पांचवी कक्षा तक शिक्षा है वो मातृभाषा में, स्थानीय भाषा में और क्षेत्रीय भाषा में दी जाए। बालक को विदेशी भाषाओं का ज्ञान भी दिया जाए, 9वीं कक्षा में दे दो। बालक को व्यवसायिक शिक्षा भी प्रदान की जाए, कहां से, 6ठी कक्षा से व्यवसायिक शिक्षा शुरू कर दो। अध्यापक विद्यार्थी अनुपात सामान्य अनुपात 1:30 है, लेकिन ऐसे विद्यालय जिसमें सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से वंचित वर्ग के बालकों की संख्या अधिक है वहां अनुपात 1:25 रहेगा। लिखे, शिक्षा में कक्षा 5 तक शिक्षा
मातृभाषा, स्थानीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा में। विदेशी भाषाओं का ज्ञान दिया जाए, विदेशी भाषाओं का बालक को ज्ञान दिया जाए और बालक को सामान्य शिक्षा के साथ साथ कौन सी शिक्षा मिले? व्यावसायिक शिक्षा दी जाए। अध्यापक विद्यार्थी अनुपात, अध्यापक विद्यार्थी अनुपात कितना रहेगा? सामान्य अनुपात 1:30, सामान्य अनुपात रहेगा 1:30। ऐसे विद्यालय जहां वंचित, जहां सामाजिक और आर्थिक, जहां सामाजिक और आर्थिक, क्या लगता है ग्रेड थर्ड मई में जाएगी या नहीं जाएगी? उम्मीद यही है कि ग्रेड थर्ड है, आगे जाएगी ना। ऐसे विद्यालय जहां सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से वंचित वर्ग के बालकों की संख्या अधिक है, दृष्टि से वंचित वर्ग के बालकों की संख्या अधिक है, वहां अनुपात कितना रहेगा? 1:25 रहेगा। वहां अनुपात कितना रहेगा? 1:25 रहेगा। चलिए फिर आगे लिखें। उसके बाद आता है नेशनल मेट्रिक प्लान, नेशनल मेट्रिक प्लान। जो नेशनल मेट्रिक प्लान है ये किससे संबंधित रहेगा? ये संबंधित रहेगा अध्यापकों की कार्य कुशलता में और अध्यापकों की कार्य क्षमता में वृद्धि के लिए। नेशनल मेट्रिक प्लान है किससे संबंधित है? अध्यापकों की कार्य कुशलता और कार्य क्षमता में वृद्धि करना। उसके अलावा नई शिक्षा नीति 2020 है, ये अध्यापक की व्यावसायिक क्षमता में वृद्धि करने के लिए 50 घंटों का वार्षिक प्रशिक्षण अध्यापक को देना चाहती है। किस स्तर का? व्यावसायिक स्तर का। और अध्यापक का व्यवसाय क्या है? पढ़ाना। तो अध्यापक को विषय वस्तु का उच्च स्तर का ज्ञान प्रदान करने के लिए, उच्च स्तर का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 50 घंटे का व्यावसायिक प्रशिक्षण है वो अध्यापकों को देना चाहती है एनईपी 2020। इसके अलावा एनईपी में इस बात पर बल दिया गया है कि अस्थायी अध्यापकों के स्थान पर स्थायी अध्यापकों को नियुक्त किया जाए। पैरा टीचर की नियुक्ति ना की जाए, स्थायी अध्यापकों को नियुक्त किया जाए। अध्यापक को केवल शिक्षा कार्य में ही लगाया जाए, शिक्षा कार्य के अलावा अध्यापक को किसी अन्य कार्य में ना लगाया जाए। जैसे जब हम आरटी 2009 की थी तो आरटी 2009 की धारा 27 में आया था कि अध्यापक को जनगणना, आपदा प्रबंधन, पंचायती राज, नगरीय निकाय, विधानसभा और लोकसभा चुनावों के अलावा
अन्य किसी भी कार्य में नहीं लगाया जा सकता। आरटी 2009 ये कह रही थी। एनईपी 2020 क्या कह रही है कि ना लोकसभा ना विधानसभा, कुछ भी नहीं, अध्यापक सिर्फ पढ़ाने के काम आएगा, पढ़ाई का काम ही अध्यापक है वो करेगा। तो नेशनल मेटरिंग प्लान, इसका उद्देश्य अध्यापकों की कार्य कुशलता और कार्य क्षमता में विकास करना। कार्य कुशलता और कार्य क्षमता में विकास करना। व्यवसायिक विकास, अध्यापकों का व्यवसायिक विकास करने के लिए 50 घंटों का, साल में एक बार 50 घंटों का व्यवसायिक विकास कार्यक्रम संचालित किया जाए। व्यवसायिक विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जाए। अस्थायी के स्थान पर स्थायी अध्यापक नियुक्त हो। अध्यापक को शिक्षा के अलावा अन्य किसी की कार्य में न लगाया जाए। अध्यापक को शिक्षा के अलावा अन्य किसी भी कार्य में न लगाया जाए। नोट करें। उसके बाद आता है बहुस्तरीय प्रवेश व निकासी। बहुस्तरीय प्रवेश व निकासी, ये क्या होगा देखिए। बहुस्तरीय प्रवेश व निकासी, इसमें जैसे मान लो हमने बीए किया, एमए किया या अन्य कोई भी डिग्री में हमने एडमिशन लिया, जो डिग्री 3 साल की है या 4 साल की है, और किसी कारणवश बालक ने 1 साल का तो अध्ययन किया, उसके बाद बालक विद्यार्थी आगे अध्ययन नहीं कर पाया और 1 साल के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी, तो ऐसी परिस्थिति में जो विद्यार्थी ने 1 साल पढ़ाई की थी वो उसकी बेकार होगी, वो उसकी खराब होगी। लेकिन नई शिक्षा नीति 2020 है, वो नया प्लान लेकर के आई है। और नया प्लान का नाम क्या है? बहुस्तरीय प्रवेश व निकासी। इसमें क्या है कि यदि विद्यार्थी ने किसी ऐसे कोर्स में, ऐसे प्रशिक्षण में, ऐसे डिग्री में एडमिशन ले लिया जो 3, 4, 5 साल की है, और वो बीच में 1 साल या 2 साल या
3 साल पढ़ाई करने के बाद वो छोड़ देता है तो उसकी पढ़ाई है वो बेकार नहीं जाएगी। यदि विद्यार्थी ने 1 साल अध्ययन किया तो उसको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, डिग्री दे दी जाएगी, डिप्लोमा दे दिया जाएगा। लेकिन 1 साल के आधार पर, 2 साल के आधार पर, 3 या अधिक वर्षों के आधार पर, ये आपको देखना है। अगर बालक ने 1 साल पढ़ाई की तो उसको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। बालक ने ऐसे कोर्स में प्रवेश लिया है जिसकी समावधि 3 या 4 साल की है और बीच में वो पढ़ाई छोड़ करके जा रहा है। 1 साल पढ़ लिया तो उसको सर्टिफिकेट मिल गया, 2 साल पढ़ लिया तो उसको डिप्लोमा मिल गया, 3 या अधिक वर्षों तक पढ़ लिया तो उसको डिग्री मिल गई। तो किसी भी परिस्थिति में अब पढ़ाई बेकार नहीं जाएगी। तो सीधा लिखवा देता हूं, 1 वर्ष के अध्ययन करने पर सर्टिफिकेट, 2 वर्ष का अध्ययन करने पर डिप्लोमा, 3 या अधिक वर्षों का अध्ययन करने पर डिग्री प्रदान की जाएगी। समझ गए? इन लाइनों से समझ जाओगे। तो देखें, 1 वर्ष की पढ़ाई पर सर्टिफिकेट, 1 वर्ष की पढ़ाई पर सर्टिफिकेट, दो वर्ष की पढ़ाई पर डिप्लोमा, तीन या अधिक वर्षों की पढ़ाई पर फिर क्या मिलेगी? डिग्री मिलेगी। उसके बाद है सीएटी, कॉमन एडमिशन टेस्ट, कॉमन एडमिशन टेस्ट। ये सीएटी क्या है? उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए, उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए एक समान पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी और ये पात्रता परीक्षा है वो केंद्रीय निकाय के द्वारा तैयार करवाई जाएगी, केंद्रीय निकाय के द्वारा ली जाएगी। तो उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश लेने के लिए पात्रता परीक्षा का नाम है वो रहेगा कॉमन एडमिशन टेस्ट। लिखे, उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए ली जाने वाली परीक्षा, ली जाने वाली परीक्षा। उसके बाद है राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन, एनआरएफ, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन, एनआरएफ, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, एनआरएफ, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। इसका कार्य क्या रहेगा? देश में जितने भी वैज्ञानिक और सामाजिक अनुसंधान हो रहे हैं उन सभी पर निगरानी रखना, उन सभी पर नियंत्रण रखना, उन सभी का निरीक्षण करना। उसके लिए कौन सा इकाई गठित की जाएगी? एनआरएफ को गठित किया जाएगा। सभी वैज्ञानिक और सामाजिक अनुसंधानों पर नियंत्रण रखने के लिए एनआरएफ को स्थापित किया जाएगा। लिखें, सभी प्रकार के वैज्ञानिक और सामाजिक अनुसंधानों पर, सभी प्रकार के वैज्ञानिक और
सामाजिक अनुसंधानों पर नियंत्रण रखने के लिए एनआरएफ की स्थापित किया जाएगा। एनआरएफ की स्थापना नोट करें। उसके बाद जो एनईपी 2020 है, ये कई चीजों को समाप्त भी करना चाहती है, जैसे एमफिल को समाप्त करना चाहती है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी को समाप्त करना चाहती है, कुछ भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को भी समाप्त करना चाहती है। तो किन किन चीजों को देखें समाप्त करना चाहती है? समाप्त करना, एक तो एमफिल को समाप्त करना है, दूसरा यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसे समाप्त करना है। तीसरा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, तीसरा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, इन्हें समाप्त करना चाहते हैं। उसके बाद है मूल्यांकन। मूल्यांकन से रीट में भी प्रश्न पूछा गया था कि मूल्यांकन किस प्रकार का रहेगा, तो परख, मूल्यांकन के लिए एक तो परख इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था पहले, रीट में भी आया था। छात्रों के मूल्यांकन के लिए परख नामक एक राष्ट्रीय अकादमिक केंद्र स्थापित किया जाएगा। रिपोर्ट कार्ड है वो 360 डिग्री आधारित होना चाहिए। 360 डिग्री का अर्थ है सूर्य कुमार यादव, AB डिविलियर्स। उसी प्रकार की क्षमता कि बालक की पढ़ाई के साथ साथ बालक का व्यवहार कैसा है, बालक की पाठ्य सहगामी क्रियाएं कैसी है, बालक की मानसिक क्षमता कैसी है, उन सभी को भी ध्यान में रखा जाए। शैक्षिक उपलब्धियों के साथ साथ बालक के व्यवहार को, पाठ्य सहगामी क्रियाओं को, मानसिक क्रियाओं को, इन सभी को उन सभी को भी शामिल किया जाए। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन किया जाए। बोर्ड परीक्षा वर्ष में 2 बार आयोजित होनी चाहिए, ये मूल्यांकन से संबंधित रहेगा। तो लिखे परख में मूल्यांकन के लिए परख नामक राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाए। मूल्यांकन के लिए हो सकता है ये ग्रेड 3 में पूछ लिया जाए 2023 में, इसमें भी आ सकता है, और सेकंड ग्रेड में भी पूछा जा सकता है। सेकंड ग्रेड 2022 में भी इसे पूछा जा सकता है ना। मूल्यांकन के लिए परख नामक मूल्यांकन के लिए परख नामक राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना, राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना। रिपोर्ट कार्ड कैसा होना चाहिए? 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड। और इसमें क्या कुछ शामिल हो? इसमें शैक्षिक उपलब्धियों के साथ साथ मानसिक क्रियाएं शामिल हो,
बालक का व्यवहार, बालक का व्यवहार तथा पाठ्य सहगामी क्रियाएं, तथा पाठ्य सहगामी क्रियाएं, ये सारी की सारी क्या होनी चाहिए, शामिल होनी चाहिए। नोट करें। हो गया। उसके बाद देखें जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 4 तो भाग है और 27 अध्याय। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 4 भाग रहेंगे, 27 अध्याय रहेंगे। भाग 1 है ये स्कूली शिक्षा से संबंधित है, भाग 2 है वो उच्च शिक्षा से संबंधित है, भाग 3 है ये अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दों से संबंधित है, और भाग 4 है ये किससे संबंधित है, क्रियान्वयन की रणनीति से संबंधित है। तो 4 तो भाग रहेंगे और 27 अध्याय रहेंगे। तो लिखे एनईपी 2020 में चार भाग और 27 अध्याय है। चार भाग और 27 अध्याय। अब देखें भाग कौन कौन से हैं। भाग 1, भाग 1 में क्या आएगा, भाग 1 में अपना स्कूली शिक्षा, स्कूली शिक्षा। भाग 2 उच्च शिक्षा। भाग 3 अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे। और भाग 4 रहेगा क्रियान्वयन की रणनीति, क्रियान्वयन की रणनीति। ये रहेंगे। तो भाग आपको चारों याद कर लेने, 27 अध्याय नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि अध्यायों की संख्या ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 रहेगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये था अपना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो हमने 2 टुकड़ों में पूरा की, पहला और ये दूसरा। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और उम्मीद यही है कि अब ग्रेड 3 आगे ही जाएगी, है ना। अभी के लिए इतना ही।